नाज़रीन, गजा से बड़े हमलों की तफसीलात आ रही हैं। फलस्तीन की जानिब से इसराइली जो हेडक्वार्टर्स हैं उनको निशाना बनाया गया है और गजा से बाहर इसराइली टेरिटरी के अंदर रॉकेट हमले इस वक्त किए गए हैं, उनकी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, कुदस ब्रिगेड जो है वो लेबनान में फाल हो गई है और लेबनान से इसराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। और नाज़रीन जो हिजबुल्लाह ने हमले किए हैं उसने भी इसराइल को हिला के रख दिया है। 200 से 300 रॉकेट्स के दरमियान इस खबरें आ रही हैं कि वो इसराइल पर फायर किए गए हैं। दूर दराज के जो शहर हैं यानी लेबनान के बॉर्डर से उनको निशाना बनाया गया है। जो हेडक्वार्टर्स हैं, जो हसास एरियाज हैं, उनको निशाना बनाया गया। धमाके ही धमाके इस वक्त सुने गए हैं हिजबुल्लाह के हमलों के साथ। बहुत बड़ी तफसीलात इस वक्त आ रही हैं। एक तरफ ये मुज़ाकरात का मामला है, एक तरफ प्रपोजल है, एक तरफ सऊदी अरब में सब इकट्ठे हैं, लेकिन बैटल फील्ड के अंदर जंग पर कोई असर नहीं पड़ रहा और ना ही कोई इन मुआहिदों के ऊपर, इन प्रपोजल्स के ऊपर कोई एतबार करने को तैयार है जब तक कि ये साइन नहीं हो जाते। इससे पहले कितने बड़े मुआहिदे हुए, लेकिन चूंकि वो तोड़ नहीं चढ़ सके तो किसी को इस पर एतबार नहीं है। इसलिए लेबनान का फ्रंट पूरी तरह से खुला हुआ है और गजा में जो शिद्दत है लड़ाई के अंदर, आमने सामने क्लैशेस के अंदर, वो भी बड़े लेवल पर हमें देखने को मिल रही है। और नाज़रीन, जो सबसे एक बड़ा फिनोमेना देखने को मिल रहा है कि जो अनएक्सप्लोडेड वेपन्स हैं गजा के अंदर वो हमास के हत्थे चढ़ गए। यानी रिपोर्ट ये सामने आई है कि बहुत सारे ऐसे हथियार, बम जो इसराइल ने गिराए वो वहां पर एक्सप्लोड ही नहीं हुए, यानी वो वहां पर चले ही नहीं। तो अब वो वाले जो हैं वो मज़ाहमती तहरीक जो है इसराइली फौज के ऊपर इस्तेमाल कर रही है और आज उन्हीं हथियारों की जानिब से ये हमले हुए हैं। और जरा अगली बात सुनिए, ये हथियार इतनी बड़ी तादाद में है कि ये सालों खत्म नहीं हो सकते, सालों तक ये तादाद जो है, क्योंकि बहुत बड़ा एरर देखने को मिला है। इसके ऊपर भी एक अलग डिबेट चली हुई है। बहुत बड़ा एरर इनके वेपन्स के ऊपर देखने को मिला है कि वो एक्सप्लोड ही नहीं हुए। तो वो इतना बड़ा ज़ख़ीरा है कि सालों तक वो इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो वो जो है वो अब हमास इस्तेमाल करना शुरू हो गई है और उससे इसराइली फौजियों की हलाकतें भी हो रही हैं। ये सारी अहम तफसीलात हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम गजा की सूरत हाल आपके साथ शेयर करते हैं। गजा में आपने देखा कि जब ईरान का हमला हुआ तो इसराइली फौज है वो मजबूर हुई कि वो वहां से उसने सारी ब्रिगेड्स निकाली, अपने जो तमाम फिजाई उसके एसेट्स हैं वो वहां से निकाल लिए। पहली बार ऐसा हुआ 7 अक्टूबर के बाद कि गजा की टेरिटरी के ऊपर कोई ड्रोन नहीं था और उस ठहराव के बाद दोबारा से इसराइली फौज अंदर गई। ये लड़ाई अब दोबारा से शुरू हो चुकी है और मुख्तलिफ एरियाज में यानी नॉर्थ में, सेंटर में, साउथ में ये लड़ाई जो है वो जारी है। आमने सामने क्लैशेस जो है वो हो रहे हैं। इसराइल पूरे गजा में डिप्लॉयमेंट कर रहा है, साथ वो रफा ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है और हमास रफा में भी तैयार है और पूरे गजा में तो वो तैयार है ही है। अच्छा, तो नाज़रीन, एक बड़ा वाकया इस वक्त रिपोर्ट हो रहा है, इसराइली मीडिया खुद ये बता रहा है और ये इतना बड़ा वाकया है कि जिसको कहते हैं ना इसराइल की चीखें निकल गई हैं, वो वाला है। और वो इसको एक डिफिकल्ट इंसिडेंट बता रहे हैं। एक ही हमले के अंदर जो मज़ाहमती तहरीक ने किया है, बहुत ज्यादा उनके फौजी मारे गए हैं, जख्मी हुए हैं, इसलिए वो उसको डिफिकल्ट इंसिडेंट बता रहे हैं। वहां पर मातम का माहौल बना हुआ है इसराइली मीडिया पर। मैं रिपोर्ट आपके सामने रखता हूं। इसराइली मीडिया बता रहा है, दे टॉक अबाउट अ डिफिकल्ट इंसिडेंट इन गाजा दैट रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ सोल्जर्स एंड वाउंडिंग ऑफ अ लार्ज नंबर। बड़ी तादाद में इसराइली फौजी जख्मी हुए हैं और हलाकतें भी हुई हैं। फिर इसी को एक और अंदाज में कैसे बता रहे हैं, 8 Israeli soldiers seriously injured after an explosive device exploded on them in the Gaza Strip. अब ये इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत बड़ी तादाद है और इनिशियली जो पता चला है कि 8 उसमें इंजर्ड हो रहे हैं। अभी मजीद तफसीलात जो हैं वो उसमें आ रही हैं। फिर इसी को मजीद एक्सप्लेन कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ द डिफिकल्ट इंसिडेंट इन गाजा 2 soldiers from the 99th division were killed and 8 other soldiers were injured. इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 2 मारे गए हैं, 8 सीरियसली इंजर्ड हैं और अभी बाकी देखना है कि कितने यहां पर इनके कैजुअलिटीज हुई। आप खुद अंदाजा लगाइए, अगर इनको भी फिलहाल के मुताबिक 10 एक ही जगह पर, यार 10 फौजियों को मारना एक ही जगह पर, यह कोई आसान टारगेट नहीं है, यह कोई आसान हमला, मामूली हमला नहीं है। जब ये 10 जनाजे उनके पीछे जाएंगे, 10 ताबूत पीछे जाएंगे तो पता चलेगा उनको, ठीक है, उनकी चीखें निकलेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा हमला है जो इस वक्त रिपोर्ट हो रहा है और इसराइली मीडिया खुद इसको एक डिफिकल्ट इवेंट बता रहा है कि मतलब ये बर्दाश्त करना भी हमारे लिए मुश्किल है, ये इतना बड़ा उनके लिए हमला है। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन, गजा से बाहर रॉकेट हमले किए गए हैं। अब तो मामूल के मतलब रोजाना ही हमें ये देखने को मिल रहा है कि जब से ये दोबारा सिलसिला शुरू हुआ है लड़ाई का, तो गजा से रोजाना जो रॉकेट हमले हैं वो इसराइल पर हो रहे हैं। इसराइली चैनल
12 ये बता रहा है रॉकेट एक्सप्लोडेड इन एन एरिया इन किबूज एलोमिन लॉन्च फ्रॉम द नॉर्दर्न गाजा। रॉकेट जो है वो आकर एक्सप्लोड किए हैं, नॉर्दर्न गाजा से ये फायर किए गए थे। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली खबर है कि आज एक घात लगाकर भी बड़ा हमला किया गया, यानी मैं आपको बता रहा हूं कि पूरी तरह से लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो घात लगाकर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है और इसमें भी इस्राएली फौज की बहुत बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं। ये जरा आप देखिएगा, आवर मुजाहिदीन लेवर्ड अ ज़ायनिस्ट फोर्स एंड प्लेस्ड इट इन अ माइन एम्बुश। ये वो माइन का एम्बुश लगाया गया ऑन अल सिका स्ट्रीट इन अल मुगरका एरिया इन द सेंट्रल गाजा स्ट्रिप। फिर वो बता रहे द मुजाहिदीन यूज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस एंड F-16 मिसाइल्स इन द एम्बुश दैट वर फायर्ड एट सिविलियंस बट डिड नॉट एक्सप्लोड। अब ये वही जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई कि वो असलहा जो उन्होंने इस्तेमाल किया और एक्सप्लोड नहीं हुआ, जो उन्होंने सिविलियंस के ऊपर फेंके लेकिन वो एक्सप्लोड नहीं हुए, अब वो हमास के हत्थे चढ़ गए हैं और मज़ामती तहरीक जो है वो उसको अपने कब्जे में लेकर और उनको इस्राएली फौजी के खिलाफ इस्तेमाल करिए। आप इसी वाक़े को देखिए, यानी इतनी बड़ी तादाद में उनके यहाँ पर नुकसान हुआ है, तो वो कौन से हथियार इस्तेमाल हुए हैं? उन्हीं के हथियार इस्तेमाल हुए हैं और वो ज़ख़ीरा इतना बड़ा है कि वो सालों तक इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने अंधाधुंध ही तो बम वहां पर गिराए हैं, वहां पर जो भी हथियार उन्होंने इस्तेमाल किए अंधाधुंध किए हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ी तादाद में वो पड़े हुए हैं। तो अब वो हमास को टेक्निक आई है या जो भी उन्होंने प्लान किया है, अब वो उनको उठा भी रहे हैं और उनको अपने कब्जे में लेकर इसराइली फौज के ऊपर इस्तेमाल भी कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स आप देख लीजिए। तो इसराइल अपने ही हथियारों से अपने फौजियों की कब्र खुदवा रहा है, ये इनकी सलाहियत है। इतनी जो ये फौज है, ये टिकटॉकर फौज जो सिर्फ औरतों और बच्चों से लड़ने की सलाहियत रखती है, सिर्फ औरतें बच्चे। इनके साथ अगर अभी तो देखें, हमास इनकी टक्कर की आर्मी नहीं है, हमास तो एक तंजीम है, वो नेशनल आर्मी थोड़ी है। तो उस हमास ने इनका ये हशर करके रख दिया है। तो हिजबुल्लाह, फिर ईरान की आर्मी, तो ये किस किस से लड़ेंगे? ये तो हमेशा अमेरिका और यूरोप की मदद से लड़े हैं और इस वक्त भी यही कोशिश ये कर रहे हैं कि अमेरिका बराह रास्त आए, यूरोप बराह रास्त आए। इनकी अपनी सलाहियत जो है वो दुनिया ने देख ली है, ये मकड़ी के जाले से भी कमजोर हैं। ये बिल्कुल सही बात ईरानी सदर ने की है। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन नित जरीम का जो कॉरिडोर है सेंट्रल गाजा के अंदर, यहां पर वो बता रहे हैं कि हमने हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है इसराइली फौज के। अल कुदस ब्रिगेड ये बता रही है इन कंजक्शन विद मार्टायर अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड, दो ब्रिगेड्स ने मिलकर यह हमला किया है। वी बॉम्ब्ड दिस आफ्टरनून गैदरिंग ऑफ ऑक्यूपेशन सोल्जर्स इन द नेत जरीम एक्सेस ऑफ प्रोग्रेस साउथ ऑफ गाजा स्ट्रिप विद अ कंसंट्रेशन मिसाइल बैराज। तो दो जो ब्रिगेड्स हैं उन्होंने मिसाइल बैराजेस के साथ जो है वो इसराइली फौज के हेडक्वार्टर के ऊपर हमला किया। आप देखिए, एक से एक बढ़कर बड़ा जबरदस्त और बड़ा कामयाब तरीन ऑपरेशन जो है वो गजा से देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ नाज़रीन एक क्वाड कॉप्टर जो ड्रोन है वो भी मार गिराया है। ये आप देखिए, वी शॉट डाउन अ क्वाड कॉप्टर ड्रोन व्हाइल इट वाज कैरिंग आउट इंटेलिजेंस मिशन ईस्ट ऑफ अल मगाजी कैंप इन द सेंट्रल एरिया। तो ये भी सेंट्रल एरिया के अंदर उन्होंने जो क्वाड कॉप्टर ड्रोन है उसको यहां पर मार गिराया है। तो ये इस वक्त गजा के नाज़रीन हमले हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं और इस वक्त रफा की तैयारी तो उनकी है, वो हम आपको बयान आज से उनका 4-5 दिन पहले का रख चुके हैं इसराइली स्पोक्स पर्सन का कि हम इतने तैयार हैं कि अगर नेतन्याहू इशारा करे तो हम अभी रफा ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। बमबारी वहां पर सराउंडिंग एरियाज में उनकी शुरू है, इसराइली फौज वहां पर खड़ी है। तो एक बहुत खतरनाक सूरत हाल तक हम आ पहुंचे हैं। गजा में हमास दोबारा से उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया है और रफा में वो कह रहे हैं कि हम हाईली प्रिपेयर्ड हैं। वो कह रहे हैं कि हम वॉर्न कर रहे हैं, लेकिन अगर इसराइली फौज आ रही है तो फिर हम हाईली प्रिपेयर्ड हैं। और इसराइल के अंदर आप देखिए, ये तो उधर धमकाने में लगे हुए हैं, इसराइल के अंदर आप देखिए क्या हालत हुई है। बहुत बड़ी एक चीज आपके लिए लेकर आए हैं, 400 इसराइली फौजियों की जो फैमिलीज हैं, यानी जो फौजी इस वक्त लड़ रहे हैं, 400 सोल्जर्स की फैमिलीज ने इस वक्त खत लिखा है हुकूमत को कि रफा ऑपरेशन ना करें। यानी देखें, फर्क होता है, एक तजियाकार बैठकर बात करता है कोई और, ये तो मतलब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आपने किसी मुल्क के अंदर देखा है कि फौजियों की फैमिलीज ये खत भेज रही हो, तो फौजियों की फैमिलीज ये कह रही हैं कि रफा ऑपरेशन ना करें, ये हमारे लिए मौत का गड़ा साबित होगा। ये अल्फाज इस वक्त इस्तेमाल किए जा रहे हैं और वो कह रहे हैं ये इसराइल के लिए तबाही लेकर आएगा ये रफा ऑपरेशन। हम यहां से कुछ अचीव नहीं कर सकेंगे, बल्कि उल्टा ये मुल्क हमारे हाथ से जाएगा, ये हमारे फौजी हमारे हाथ से जाएंगे। ये उन्होंने लेटर बकायदा लिखा है, इस हद तक खौफ है। ये आप देखिए, फैमिलीज ऑफ 400 सोल्जर्स टू गार्ड्स एंड आइजनकोट, वी कैन नॉट अलाउ आवर चिल्ड्रन टू रिस्क देयर लाइव्स, एंटरिंग रफा इज अ डेथ ट्रैप। ये वो फैमिलीज ये लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं कि रफा में जाना डेथ ट्रैप है और ये हमारे फौजियों की जो जिंदगियां हैं उनको खतरे में डाल देगा, उनके लिए मौत का घड़ा साबित होगा, इसलिए हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए। तो आप अंदाजा लगाइए ये हालत इनकी
کی ہوئی پڑی ہے. یعنی وہ تو کہہ رہے ہیں, نیتن یاہو تو روز کہتا ہے ہم تو دہشت گردوں کے خلاف جا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر, تو وہ جو اندر ہے وہ نہ حماس کو دہشت گرد مان رہے ہیں, نہ ان کو کمزور مان رہے ہیں, بلکہ اپنی فوج کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اگر وہاں پر گئے تو ہمارا کیا حشر ہوگا. کیونکہ دیکھیں غزہ کو یہ اپنے عوام سے, میں دنیا کے سامنے فاتح بننے کی کوشش کر رہے ہیں نا, تو اپنی عوام کے سامنے تو ان کو پتہ ہے کتنے کے فاتح یہ ہیں. ابھی تک 1 انچ کے اوپر وکٹری کلیم نہیں کی, پورے غزہ کو ملیا میٹ کر دیا, 50,000 لوگوں کو شہید کر دیا. ٹھیک ہے, تو اچیومنٹ کیا ہے؟ تو رفح میں جو ایک معاملہ ہے نا, جس کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ ان کے تابوت کا آخری کیل ثابت ہوگا, یہ وہ ان کے ساتھ ہونے چاہ رہے ہیں. اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی کہ وہ فیملی سامنے آ گئی اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ تباہی ہے ہمارے لیے, یہ کام نہ کرو. اچھا آگے ناظرین چلتے ہیں, تو لیبنن سے کیا صورتحال ہے, اور لیبنن سے جو سب سے پہلی بڑی خبر ہے وہ تو ہے حماس کے حوالے سے. یعنی حماس کی ایک بریگیڈ جو ہے وہ لیبنن سے فعال ہو گئی ہے, اور لیبنن سے اس کے حملے آج دیکھنے کو ملے ہیں. یہ بہت غیر معمولی چیز ہے کہ غزہ سے تو کر رہی ہے اور لیبنن سے حزب اللہ کر رہی ہے, حزب اللہ کے ساتھ اب مزاحمتی تحریک یعنی کہ حماس وہ وہاں پر جا کر فعال ہو گئی اور وہاں سے اس نے حملے شروع کر دیے ہیں. حماس آرمڈ ونگ سیز اٹ فائرز راکٹس فرام southern Lebanon. The Qassam brigade says it has targeted Israeli military position with salvo of missile from southern Lebanon. We bombed the headquarters of the 7th 9th Eastern Brigade Jabur camp in the northern occupied Palestine with a concentrated missile barrage. ٹھیک ہے, تو انہوں نے ایک جو بریگیڈ کا ہیڈ کوارٹر ہے اس کو بھی ناظرین نشانہ بنایا ہے, اور لیبنن سے الجزیرہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ وہاں سے انہوں نے حملے کیے ہیں. تو حزب اللہ وہاں سے کر رہی تھی, ساتھ اب حماس جو ہے وہ بھی وہاں سے فعال ہو گئی ہے. اور کیا یہ جنگ جو اندر داخل ہونے کا منصوبہ ہے کہ حماس بھی وہاں پر پہنچی ہوئی ہے, دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن اگر بات کریں ناظرین حزب اللہ کی, تو اس وقت فضائی حملے اس قدر ہو رہے ہیں کہ اگر آپ یہ امیجن کرنا چاہیں کہ ایک آل آؤٹ وار کے اندر فضائی حملے جو ہوتے ہیں وہ سیم لیول کے اوپر اس وقت یہاں پر ہو رہے ہیں, یعنی حزب اللہ کر رہی ہے. یعنی اس میں صرف فرق اتنا ہے کہ زمین کے اوپر اتنے کلیش, گراؤنڈ لیول کے اوپر اتنے کلیشز نہیں ہیں, یعنی گراؤنڈ لیول کے اوپر فوج آمنے سامنے نہیں ہے. لیکن جو فضائی حملے ایک آل آؤٹ وار کے اندر ہوتے ہیں وہ سیم لیول کے اندر اوپر جو ہے اس وقت ہو رہے ہیں, جو حزب اللہ اسرائیل کے اوپر کر رہی ہے. اتنی بڑی تعداد میں ناظرین میزائل اور راکٹس ڈیلی فائر کیا جاتا ہے, اور ابھی ایک بار پھر اتنا بڑا ناظرین حملہ کیا گیا ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اسرائیل لرز اٹھا, اسرائیل دھماکوں سے گونج اٹھا. وہ بالکل غلط بات نہیں ہے. 200 سے 300 میزائل اور راکٹس جو ہیں وہ اس وقت ایک بار پھر اسرائیل پر فائر کر دیے گئے ہیں. ان کے حساس علاقے کیا, ان کے ہیڈ کوارٹرز کیا, ان کے دور دراز وہ نہاریہ والے کوسٹل سٹیز کیا, ٹھیک ہے, سب کو ناظرین ایک بار پھر نشانہ بنا دیا گیا ہے. اور یہ مسلسل یہ حملے جاری ہیں, یعنی ایک آل آؤٹ وار جو ہے وہ فضائی سطح پر سمجھ لے کے وہاں پر جاری ہو چکی ہے. دھماکے ہی دھماکے ہر طرف, سائرن سائرن مکمل سننے پڑتے ہیں اسرائیلیوں کو, اور وہ ذہنی مریض اس وقت بنے ہوئے ہیں. آپ ذرا اب دیکھتے جائیے گا, اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے جو سب سے پہلا بڑا ناظرین حملہ ہوا ہے وہ کریات شمونہ میں ہوا ہے, اور کریات شمونہ میں 45 کایتوشوا راکٹس جو ہیں وہ فائر کیے گئے ہیں. 45 راکٹس ان کریات شمونہ اینڈ اٹس سراؤنڈنگز, 45 کایتوشوا راکٹس. آپ اندازہ لگائیے ایک جگہ کے اوپر جب 45 میزائل راکٹس آ کر گرے ہوں گے, ٹھیک ہے, تو کیا تباہی وہاں پر آئی ہوگی, کیا دھماکے وہاں پر ہوں گے, کیا سائرن بجے ہوں گے, کتنا ڈیمیج ہوا ہوگا, ادھر اسرائیلیوں کی کیا حالت ہوگی. اور یہ سارے ٹارگیٹڈ اٹیکس ہیں ان کی فوج کے اوپر, کتنی ہلاکتیں ان کی ہوئی ہوں گی. تو ہر طرف دھماکے دھماکے ان حملوں کے ساتھ سنے گئے. اچھا, اس کے علاوہ ناظرین جو اگلا حملہ ہوا ہے وہ کریات شمونہ کے ساتھ ہی جو شیبا فارمز ہے وہ بھی لیبنن کا ایریا ہے, وہاں پر ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے. یہ ذرا آپ دیکھیے, اسرائیلی میڈیا ہی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. شیبا فارم سائٹس were subjected to an unprecedented attack by Hezbollah with missiles in the last half hour. انپریسیڈنٹڈ اٹیک جو ہے وہ اس وقت رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ شیبا فارمز کے اوپر ہوا ہے. کریات شمونہ پہ 45 داغ دیے, اور ایک انپریسیڈنٹڈ 2 4 10 میزائلوں والا تو نہیں ہوتا, انپریسیڈنٹڈ تو پھر انپریسیڈنٹڈ ہوتا ہے, کیونکہ معمول میں وہ 20 30 40 تو فائر کر رہے ہیں, تو انپریسیڈنٹڈ اس سے بھی اوپر والی کو گیم ہوگی. اچھا, یہ شیبا فارمز کے اوپر ایک بڑا حملہ ہو گیا. اس کے ساتھ ناظرین نہاریہ کو, جو کہ کوسٹل سٹی ہے, آج اس کو ایک بار پھر نشانہ بنا دیا گیا. اور یہ تیسری مرتبہ ہے کہ اس نئے فیز میں جو انہوں نے لانگ رینج ڈیپ حملے شروع کیے ہیں اس میں نہاریہ کو نشانہ بنایا گیا. آج سے 4-5 دن پہلے پہلا موقع تھا جب اس شہر کو نشانہ بنایا گیا, اور آج
4-5 दिनों के अंदर ये तीसरा वो मौका है कि इस शहर को निशाना बना दिया गया है। गो कि अब इसका मतलब यह है कि हिजबुल्लाह के मुसलसल हमले यहाँ पर होंगे, यहाँ से इसराइलियों को इवैक्यूएट करना पड़ेगा, यहाँ पर जो उनके टॉप क्लास एलीट क्लास रहती है उसको यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी तबाही है उनके लिए। और इससे बात आगे, अब अगला स्टॉप जो है वो तिल अवीव है। अच्छा, इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है एक्सप्लोजन्स वर हर्ड फ्रॉम नहारिया। इसराइली मीडिया खुद इस बात को कंफर्म कर रहा है कि नहारिया के शहर में धमाके जो है वो सुने गए। इससे नाज़रीन जो अगला हमला हुआ है वो गलीली फिंगर के इलाके में हुआ। गलीली फिंगर पर कितने मिसाइल दागे गए? 30+ वो बता रहे हैं, 30+ गलीली फिंगर पर फायर किए हैं। अल-मायदीन रिपोर्ट कर रहा है मोर देन 30 मिसाइल पर लॉन्च टुवर्ड्स द फिंगर ऑफ गलीली इन द लास्ट प्रेयर। अब ये लास्ट प्रेयर वो है जो उनका पास ओवर है, वो अब ख़त्म हुआ है, तो उसकी जो लास्ट प्रेयर थी उसके टाइम के ऊपर जो है वो 30 से ज़्यादा मिसाइल जो हैं वो फायर किए गए हैं। और इसराइली मीडिया इस बात को भी कंफर्म कर रहा है कि उनका आयरन डोम टोटली यहां पर नाकाम हो गया। यानी आयरन डोम पूरी तरह से अलर्ट था, उसने पूरी कोशिश की इनको रोकने की, लेकिन वो पूरी तरह से जो है ना नाकाम हुआ। ये आप देखिए, activating the iron dome in the finger of Galilee during the final prayers, but most of the missile reached their targets. Final prayers के दौरान आयरन डोम को पूरी तरह से अलर्ट रखा गया, लेकिन जब ये हमले हुए तो मोस्टली जो है वो अपने टारगेट्स को जाकर हिट किया। यानी अगर 30 हुए हैं, 50 हुए हैं, 100 हुए हैं, तो उसमें से 10 उन्होंने निकाल लिए होंगे 50 में से, बाकी जो है वो जाकर अपने टारगेट्स को हिट किए हैं। ठीक है, ये इसराइली मीडिया कंफर्म कर रहा है कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो उनका आयरन डोम है उसकी इस वक्त ये हालत हुई पड़ी है कि उन्होंने अलर्ट भी किया हुआ है। फिर बात वही चली जाएगी जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ये सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन कैसे बदल चुका है कि भाई आयरन डोम ही की तो सारी गेम थी कि आयरन डोम आपकी आयरन शील्ड थी कि कोई आपको टच नहीं कर सकता। अब वो आयरन डोम आप एक्टिवेट करके भी बैठे हुए हैं, लेकिन वो आपकी हिफाजत नहीं कर रहा, तो आप कैसे कायम रहेंगे? आप कोई नॉर्मल रियासत तो है नहीं, आप तो एक कब्जा हैं, तो आपको तो खत्म होना ही होना है। पहले आप बदमाशी के ऊपर कायम थे, अपने सुपीरियरिटी ऑफ वेपन्स के ऊपर कायम थे, लेकिन अब तो सूरत हाल बदल चुकी है। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन इसराइली मीडिया एक और चीज बता रहा है, वो कह रहा है कि हमने नई कैपेबिलिटीज हिजबुल्लाह के हमलों में देखी हैं। यानी कि इसका मुजाहरा पूरी जंग के अंदर उन्होंने आगे से आगे बढ़े हैं। जो 7 अक्टूबर को हमले हुए, आज उनके मिसाइल भी डिफरेंट है, उनके हथियार भी डिफरेंट हैं, उनकी टेक्निक भी डिफरेंट है, लेकिन पिछले 24 घंटों में इसराइली मीडिया ये बता रहा है कि मजीद डिफरेंस हमें नजर आया है, मजीद जो कैपेबिलिटीज हिजबुल्लाह की हैं वो देखने को मिली हैं। वो जरा किस तरह से, जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं हिजबुल्लाह यूज्ड कैपेबिलिटीज दैट इट हैड नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड प्रीवियसली सच एज, अब ये वो कैपेबिलिटी है, लॉन्चिंग गाइडेड मिसाइल दैट ब्रॉडकास्ट अंटिल इट हिट द बिल्डिंग इन अल मनारा। अब ये कल अल मनारा के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ, हमने आपके सामने रिपोर्ट भी किया। अब वो कह रहा है कि हमने पहली बार ये नोटिस किया, पहली बार ये देखा कि ऐसे मिसाइल हिजबुल्लाह ने इस्तेमाल किए कि वो साथ साथ ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं, कि यानी उन पर कैमरा लगा हुआ है और वो ये अपना पूरा देख सकते हैं। वो कह रहे हैं कि जब मतलब बिल्डिंग को हिट किया तो जारी बात है वो तबाह हो जाना है, लेकिन जब तक टारगेट को हिट नहीं किया उन्होंने, वो ब्रॉडकास्ट भी साथ साथ करते रहे। वो कह रहे हैं कि ये पहली बार ऐसे वेपन और ऐसी सलाहियतें जो हैं ये हमें देखने को मिली हैं। ये इसराइली मीडिया जो है वो खुद रिपोर्ट कर रहा है। यानी वक्त के साथ साथ वो आगे से आगे हिजबुल्लाह बढ़ी और पिछले 24 घंटों के अंदर वो कह रहे हैं कि मजीद हिजबुल्लाह की नई सलाहियतें, नई हथियार जदीद हमें देखने को मिले। इसके अलावा नाज़रीन बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है जहां पर सोल्जर्स अंदर मौजूद थे। ये आप देखिए, द इस्लामिक रेजिस्टेंस अनाउंसेस दैट बिल्डिंग यूज्ड बाय इसराइली ऑक्यूपेशन सोल्जर्स इन शतुल्ला कॉलोनी वाज डायरेक्टली हिट। इसके अलावा नाज़रीन इसराइली मीडिया बता रहा है 10 मिसाइल्स वर लॉन्च्ड टुवर्ड्स इसराइली मिलिट्री टारगेट्स इन द नॉर्थ और 3 मिसाइल जो है वो रुवैसत आलम की तरफ जो है वो फायर किए गए। ये इस वक्त लेबनान के हमले हैं और हम हमेशा मतलब इसमें भी अगर आप देखें तो हमने सिर्फ टॉप हमले आपके सामने रखे हैं। कहीं पर अगर 2-4 मिसाइल, 1 मिसाइल कोई क्लैशेस वो हो रहे हैं तो वो हम आपके सामने नहीं इसमें रखे, जो मेगा लेवल, और उसमें भी अगर आप कैलकुलेट करें तो ये हंड्रेड्स ऑफ की तादाद बन रही है। तो ये इस वक्त पूरा एक महाज हिजबुल्लाह ने खोला हुआ है, रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, अभी भी कोशिश की जा रही है, लेकिन हिजबुल्लाह रुकने का नाम नहीं ले रही। और हम इस वक्त बार बार यही बात कर रहे हैं कि हम जंग के दहाने के ऊपर खड़े हैं। यानी अगर यहीं से जंगजू अंदर दाखिल हो जाएं या इसराइली फौज लेबनान में दाखिल हो जाए तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि देखें जी ये अचानक से क्या हो गया, ये हम कहेंगे कि देखें हम बार बार यही बात कर रहे थे और वो हो गया। यानी सूरत हाल वहां पर खड़ी हुई है, पिछले 20-25 दिनों से वहां पर खड़ी हुई है। इस वक्त तो बिल्कुल जो आखिरी एज होता है ना उसके ऊपर हम आकर खड़े हो गए हैं, जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है।
अच्छा, यहीं पर नाज़रीन पेंटागन की खबर सामने है। पेंटागन ये कह रहा है कि जनाब 320 मिलियन डॉलर जो हैं वो पोर्ट पर लगेंगे, जो गजा की पोर्ट बनाई जा रही है। तो ये चीज़ और मशकूक कर रही है, ज़्यादा जो है इस मामले को ख़तरनाक बना रही है कि भाई उनकी फंडिंग तो आपने बंद की हुई है और सिर्फ पोर्ट बनाने के ऊपर 320 मिलियन डॉलर्स लगाए जा रहे हैं। तो 320 मिलियन डॉलर्स क्या आरजी पोर्ट के लिए लगाए जा सकते हैं? और एड की आपको इतनी फिक्र है कि आपने यूनरवा की फंडिंग बंद की हुई है, तो ये 320 मिलियन डॉलर अगर बराह रास्त आप उनको दे देते एड की मद में, तो वो उनका ज्यादा फायदा होता। आप एड के लिए पहले पोर्ट बना रहे हैं जिसके ऊपर 300 बिलियन डॉलर्स लगा रहे हैं, 320 मिलियन डॉलर्स, और उधर उनकी एड की फंडिंग बंद की हुई है आपने। तो ये कौन सी एड आप देना चाह रहे हैं? तो ये बहुत, मैं बार बार आपकी यकीन इसकी तरफ तवज्जो करवा रहा हूं और रिवायती मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा। तो ये बहुत खतरनाक मामला है। यानी अमेरिका साइलों पर आकर बैठ गया, बहुत गलत फैसला करके आया। अगर वो कोई भूल में है ना कि यहां से वो ऑयल गैस चोरी कर लेगा, वो बरह रास्त आकर मुदाखलत करके इसराइल को कब्जा करवा देगा, तो वो किसी भूल में ना रहे। ये वो माजी नहीं है जो आप करते रहे हैं, जो आपने मिडल ईस्ट का हशर किया। ये आज का मिडल ईस्ट है, ये आज बिल्कुल मुख्तलिफ मिडल ईस्ट है। तो आपको सोचना चाहिए था। ये बहुत देखें, मुझे बात बताएं कि अगर वो 320 मिलियन डॉलर्स लगा रहे हैं तो उसका मतलब वो फैसला करके आए हैं। 1000 फौजी वो इंगेज कर रहे हैं। और अगर आपने मदद करनी है तो वर्ल्ड सेंट्रल किचन, जिनके 7 एड वर्कर्स इन्होंने इसराइल ने असैसिनेट किए थे, उन्होंने दोबारा से अपनी सर्विसेज जो है वो शुरू कर दी हैं। तो इमदाद करने वाले जितने के हैं वो कर रहे हैं। तो ये कौन सी इमदाद है जिसमें 320 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो पहले से पोर्ट पर लगेंगे, हालांकि इमदाद के लिए सारे रास्ते मौजूद हैं। तो ये बहुत बार बार मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि ये खतरनाक मामला है और ये सारी जंग के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा। ठीक है, ये हमें आलमी जंग की तरफ ले जाकर जाएगा। अगर अमेरिका बरतानिया बराह रास्त आ गए हैं तो फिर एक बड़ी जंग, बड़ा खाड़ा लग चुका है, फिर पीछे रह क्या गया। तो ये इस वक्त के अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ शेयर किए। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।